नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। चुनावी राज्यों के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कांग्रेस ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं उनमें केरल, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। ये समितियां इन चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों के चयन का काम देखेंगी। खास बात यह है कि कांग्रेस ने पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नई जिम्मेदारी दी है। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस संबंध में सूचना जारी की। स्क्रीनिंग कमेटी में सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। उन्हें असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। ये पहला मौका है जब प्रियंका को किसी राज्य में स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वो असम की कमान संभालेंगी, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है और वो चुनाव में किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहती है। के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके आधिकारिक सूचना जारी की है, जिसमें प्रत्येक राज्य के स्क्रीनिंग कमेटी का जिक्र किया गया है। संगठन महासचिव ने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को तत्काल प्रभाव से असम के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उधर नए साल की शुरुआत पर दिल्ली सरकार ने राजधानी के जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक अहम निर्णय लिया गया। इस फैसले के अनुसार जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक, यानी कि कुल 15 महीनों तक योजना से जुड़े सभी पात्र कार्ड धारकों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्गों का कल्याण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस योजना के तहत दिल्ली के सभी AAY लाभार्थियों को हर महीने 1 किलो चीनी पूरी तरह मुफ्त दी जाएगी, जिसे साफ सुथरे और मानक ब्रांडिंग वाले पैकेट में वितरित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें बेहतर गुणवत्ता की खाद्य सामग्री भी सुनिश्चित हो सकेगी। यह फैसला दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, भारत में वेनेजुएला के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को वेनेजुएला की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। तो वेनेजुएला में भारतीय दूतावास का नंबर भी जारी किया गया है। भारतीय दूतावास का नंबर जारी कर दिया गया है और भारतीय दूतावास के संपर्क में लोगों से रहने की अपील MEA ने की है। तो वेनेजुएला में भारतीय सावधानी बरतें, यह एडवाइजरी जारी की गई है। वेनेजुएला में भारतीय गैर जरूरी यात्रा से भी बचें, MEA की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है। तो बता दें कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद वेनेजुएला में हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और इसी के चलते भारत की तरफ से वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उधर दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर बना हुआ है और राजधानी के 17 इलाके रेड जोन की श्रेणी में पहुंच गए हैं। इन क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। आनंद विहार, अशोक विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी, नेहरू नगर, विवेक विहार और वजीरपुर जैसे इलाकों में AQI 330 से 359 के बीच दर्ज किया गया है, जो खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा ओखला, नरेला, पंजाबी बाग, पड़पड़गंज, RK पुरम, सीरी फोर्ट और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आया नगर में AQI अपेक्षाकृत कम जरूर है, लेकिन वहां भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से हालातों पर नजर रखते हुए आवश्यक कदम उठाने की बात कही जा रही है। तो दिल्ली NCR में एक बार फिर से AQI का स्तर जो है वो बेहद खतरनाक श्रेणी की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में 17 इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। तो AQI बेहद खराब स्तर पर लगातार बना हुआ है। स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं और लोगों को भी जहरीली हवा में बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? दिल्ली NCR की बात करें तो अभी भी AQI बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। 17 इलाकों को रेड जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि रेड जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे में स्थितियां काफ़ी गंभीर है।
बिल्कुल साहिल, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में लगातार कई इलाकों में अभी भी प्रदूषण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर नोएडा की बात की जाए, नोएडा में जो कि हवा तेज चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का जो स्तर है वो कम देखने को मिला है। यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो भी कम देखने को मिली है। उसी चीज को लेकर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिनको खांसी, नजला, जुकाम वगैरह और सबकी प्रॉब्लम है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, दिक्कतों में दिल्ली वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी साहिब। बिल्कुल, और एक बार फिर जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है, लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने घरों में ही समय व्यतीत करें, घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि ये जहरीली हवा सभी के लिए प्राण घातक इस वक्त साबित हो रही है। और आज भी अगर बात करें तो 17 इलाके रेड जोन में घोषित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, 17 इलाकों को रेड जोन कर दिया गया है। साथ ही कई इलाकों को ऑरेंज जोन भी अलर्ट जारी किया गया है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि नोएडा में एक तरफ सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवा तेज है। लेकिन वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण से बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहां पर ठंड की वजह से, प्रदूषण की वजह से और कोहरे की वजह से लगातार ट्रिपल अटैक लोगों को मिल रहा है। तो बात की जाए वहाँ के मरीजों की संख्या की, तो मरीजों की संख्या वहाँ लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानी का सामना एक आम आदमी को करना पड़ा है, दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में लगातार जो हवा चल रही है उससे प्रदूषण में काफी राहत देखने को मिल रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि दोपहर में थोड़ा सूरज निकल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली और नोएडा में लगातार नोएडा के अभी कई इलाकों में प्रदूषण है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल्ली के 17 इलाकों में देखने को मिला है। इसी वजह से वहां पर रेड जोन अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल, और अरबाज लगातार हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति है, थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पर जगती है कि प्रदूषण में थोड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी, लेकिन अगले ही दिन फिर से प्रदूषण की जो स्थिति है वो गंभीर श्रेणी में पहुँच जाती है। और तमाम तरीके की पाबंदियों के बावजूद भी स्थितियाँ बद से बदतर यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें, बुजुर्गों की सेहत पर भी खासा प्रभाव पड़ रहा है, और AQI का स्तर जो लगातार बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं उनका खतरा भी दिल्ली NCR में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आज इतवार की बात की जाए तो दिन की शुरुआत ही दिल्ली में कोहरे के साथ हुई थी। वहीं लोगों को काफी ठंड का सामना करना पड़ा, प्रदूषण का सामना करना पड़ा। जो वहाँ के पशु हैं, जो जानवर हैं, उनको भी काफी लोग जो गोरक्षक हैं वो लगातार लावारिस गोवंशों को गोवंश से टकराने से, वाहनों के टकराने से लगातार घटनाएं भी हो रही हैं। उसी चीज को लेकर जो गोरक्षक हैं वो रिफ्लेक्टिव पट्टी पहनाई जा रही है। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित नागर, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने अब तक 300 से अधिक गोवंश को पट्टी पहनाई जा चुकी है। और लगातार वहाँ का जो नोएडा ट्रैफिक है, दिल्ली ट्रैफिक है, वो लगातार सड़कों पर नजर आ रहा है। लोगों को वही मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी जानकारी देते बताया कि सुबह शाम ठंड रहेगी और कोहरा रहेगा और प्रदूषण लगातार ऐसे ही बना रहेगा। हाँ, हो सकता है बारिश पड़ जाए तो संभावना है प्रदूषण कम हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। साहिल, बिल्कुल सही बात है अरबाज की, तमाम तरीके के प्रयास तो यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन स्थितियाँ अभी भी बद से बदतर हैं। 17 जगहों को चिन्हित किया गया है जिनको रेड जोन की श्रेणी में डाला गया है। लगातार तमाम पाबंदियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, तमाम व्यापक कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो निर्भरता है वो मौसम पर बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा है कि अगर बारिश होती है तभी इस प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन नए साल पर भी अंदेशा जताया गया था कि बारिश हो सकती है, लेकिन दिल्ली के कुछ ही इलाकों में बारिश हुई और इस प्रदूषण की स्थिति में थोड़ी सी कमी जो देखने को मिली थी उसी का असर था। लेकिन अब एक बार फिर प्रदूषण जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरबाज सुन पा रहे हैं? जी अरबाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैंने पहले तो अरबाज से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लगातार जो मौसम की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली NCR की बात करें, AQI बेहद खराब स्तर पर पहुँचा हुआ है। लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों की सेहत पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों और बुज़ुर्गों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना अपने घर में ही समय व्यतीत करें। घर से बाहर जहरीली हवा में सांस लेना अभी फ़िलहाल सभी के लिए प्राण घातक बना हुआ है। तो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, पर अब सारी उम्मीद मौसम पर ही टिकी हुई है।
अगर दिल्ली एनसीआर में थोड़ी बहुत बारिश होती है तो ही प्रदूषण से ज़्यादा राहत मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। AQI का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिल्ली एनसीआर में नज़र आ रहा है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बनियापाड़ा इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार घर से भारी मात्रा में जेवरात और लगभग 2.5 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई है, जबकि कुल नुकसान 20 से 25 लाख रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। बताया गया है कि वारदात के समय पूरा परिवार बहन के यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था और घर पूरी तरह से बंद था। इस दौरान अज्ञात चोरों ने सुनसान घर को निशाना बनाते हुए ताले तोड़े और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। तो घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। ये घटना इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। मैं जब आया तो यहाँ पे चोरी की घटना मुझे देखा। जब मैं आया तो सब ताले वाले टूटे पड़े थे, तो सब सामान चोरी हो गया। लगभग कितने की चोरी थी और आप लोग गए कहाँ थे? मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया हुआ था। अच्छा, जी, जब मैं यहाँ पे आया 10 बजे तो जब देखा कि सब घर में एंट्री करी तो देखा ताले टूटे हुए, देखा अंदर सामान गायब है, ज्वेलरी, कैश सब गायब। लगभग कितने की चोरी होगी? भाई 2.5 लाख रुपए करीब कैश था और ज्वेलरी थी, 3 सेट थे, अंगूठी थी, चैन थी। चोरों की जो आवाज हुई किधर से हुई थी? ये ऊपर छत पे से। तो मेन गेट का ताला खुला हुआ था या? नहीं, मेन गेट का गेट लगा, ऊपर से चाल तोड़ के, ऊपर का गेट तोड़ के जब आया। सूचना दी पुलिस को? जी, पुलिस को सूचना 112 बुलाया, फिर थाने से ही पुलिस आई। किस टाइम की घटना है? अब किस टाइम आए यहाँ पे? हम 10 बजे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे भी ये तकरीबन शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच में एक घटना हुई है और इसमें 20 लाख से 25 लाख रुपए का इनका नुकसान है। इनके 3 सेट सोने के गए हैं, एक 10 तोले का था, 2 3.5 तोले के थे, उनकी अंगूठियां थी 3, गले की चैन थी और करीब 2.5 लाख रुपए कैश। ये लोग गए हुए कहाँ थे? ये लोग अपनी बहन के यहाँ गए हुए थे। इनकी बहन की बच्ची का आज कुछ प्रोग्राम था, शादी होने वाली है उसकी, तो उसमें गए हुए थे सब लोग। और वहां से अभी आए 10 बजे लौटकर तो घर के अंदर जो है ये सब ने देखा कि इनके ताला वाला तोड़कर सब चोरी हुई है। तो जो घटना को अंजाम दे किधर से दिया? मेन गेट ऊपर मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, ऊपर छत पर तीसरी मंजिल पर जाल लगा हुआ था, जो बंदरों से सुरक्षा के लिए लोहे का जाल लगा रखा था। उस जाल को काटा गया है एक तरह से और उसके बाद इसकी एंगल टूटी है वहां से और वहां से वो लोग घुसे हैं। फिर अंदर से पीछे वाला गेट जो है ऊपर का वो भी लॉक था, उस गेट को तोड़कर लकड़ी के उसको तोड़कर कुंडा खोला गया अंदर से। उसके बाद अंदर आए हैं, ऊपर के हिस्से में सारा जो बच्चों का कमरा था उसको चार उगड़ा, उसमें सामान वगैरह कुछ कीमती नहीं मिला उनको। फिर एक और दूसरा स्टोर था, उसमें से सेफ में सब चीजें ढूंढी उन्होंने, वहां भी उनको कोई नजर नहीं आया। फिर नीचे के पोर्शन पर आए और नीचे जो ज्वेलरी रखी थी, पैसा रखा था, वो सब लेकर गए। वहीं नोएडा से एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा सामने आया है। थाना सेक्टर 126 पुलिस ने अवैध संबंधों के चलते अपने ही साडू की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी रामवचन की पत्नी से मृतक साडू अजय मुखिया के अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर रामवचन और अजय के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बदले की आग में रामवचन ने अपने तीसरे साडू साजन के साथ मिलकर अजय की हत्या की साजिश रची। पुलिस जांच में सामने आया कि साजन ने अजय को शराब पीने के बहाने घर बुलाया। शराब पिलाने के बाद रामवचन और साजन ने मिलकर अजय का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए ई रिक्शा चालक अशोक की मदद ली गई। आरोपियों ने शव को थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के रायपुर इलाके में मिट्टी में दबा दिया था, जहां से पुलिस ने शव बरामद किया। डीसीपी यमुना प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक डेड बॉडी थाना 126 क्षेत्र में मिली थी, जिसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इसकी मॉनिटरिंग सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में की जा रही थी और थाना 126 प्रभारी द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्वाट टीम, सर्विलांस और जो बीट पुलिसिंग के माध्यम से सभी को लगाया गया था। ये घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 3 अपराधी जो मुख्य थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला जो मृतक अजय मुखिया है वो और उसका रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार जो
थे वो साथ में उनके रहते थे। तीन अगल बगल के झोपड़ियों में रहते थे और पारिवारिक संबंध थे आपस में। इसी बीच में कुछ अवैध संबंध उनके परिवार के बीच में बन गए, जिससे कि ये लगातार उनको प्रताड़ित होना पड़ रहा था। और जो अजय मुखिया लगातार उनके घर पे आता जाता था, उनसे संबंध बनाता था। इसी क्रम में जब इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, राम बच्चन और उसके साथी ने, तो ये उसको कहता था कि नहीं, हम संबंध कंटिन्यू रखेंगे। और इसी गुस्से में एक दिन इन लोगों ने बुलाया उसको, शराब पिलाई, शराब पिला करके उसके साथ मारपीट भी किया। और राम बच्चन ने उसका गला दबा करके और उसका एक अन्य साथी जो साजन है, उसने उसके पैर पकड़े और इस तरीके से उसका गला घोट करके हत्या कर दी। अभी दो मुख्य अपराधी और इनके साथ एक सह अभियुक्त जो अशोक है वो भी गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त जो अशोक है उसने लाश छिपाने में इनका साथ दिया था, अपने ई रिक्शा से लाद करके ले गया था और पुस्ता रोड पे नहर की तरफ उसने उसको डाल दिया था। जनपद गौतम बुद्ध थाना 126 क्षेत्र की शव का नोएडा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, ये जो शव मिला है इसकी हत्या का नोएडा पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इसको हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके ही साड़ू थे। आपको बता दें, नोएडा पुलिस ने 2 साड़ुओं को और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जो 2 साड़ू थे, अवैध संबंधों के चलते एक साड़ू को बुलाया, फिर दूसरे साड़ू के साथ मिलकर तीसरे साड़ू की हत्या कर दी। घर पर ही उसको बुलाया, शराब के बहाने बुलाया, शराब पिलाई, फिर उसका गला घोटकर हत्या कर दी। जिसके बाद उसको 126 थाना 126 के रायपुर में ही एक जगह पर मिट्टी में उसको दबा दिया गया था। नोएडा पुलिस ने अब इसका खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, जो तीसरा आरोपी है वो एक साड़ू का ई रिक्शा चलाता है और उसका दोस्त भी है, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार करके तीनों को जेल भेज दिया है। नोएडा सरबाज खान, डेली 24 भारत। थाना तो शराब पिलाकर गला दबाकर यह हत्या की गई है। अवैध संबंधों के चलते साड़ू की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी से अवैध संबंधों को लेकर राम बच्चन ने इस हत्या की साजिश को रचा था और बताया जा रहा है कि पहले उसने अपने साडू को शराब पिलाई और उसके बाद उसके नशे का फ़ायदा उठाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बड़ी खबर आपको बता रहा है, नोएडा थाना 126 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध संबंधों के चलते साडू की हत्या का मामला सामने आया है। तो शराब पिलाकर गला दबाकर एक शख्स ने अपने साडू की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पहले अपने साडू को उसने शराब पिलाई, उसके बाद उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाते हुए उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तो अवैध संबंधों के चलते साडू की हत्या का ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि नोएडा में थाना 126 पुलिस ने अवैध संबंधों के चलते अपने ही साडू की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राम बच्चन की पत्नी से मृतक साडू अजय मुखिया के अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर राम बच्चन और अजय के बीच लंबे समय से विवाद भी चल रहा था। तो बदले की आग में राम बच्चन ने अपने तीसरे साडू साजन के साथ मिलकर अजय की हत्या की साजिश रची। पुलिस जांच में सामने आया कि साजन ने अजय को शराब पीने के बहाने घर बुलाया। शराब पिलाने के बाद राम बच्चन और साजन ने मिलकर अजय का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए ई रिक्शा चालक अशोक की मदद भी ली गई। और आपको बता दें कि अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। तो उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड की चपेट में है और मौसम लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में तापमान के 2 से 3 डिग्री तक और गिरने की संभावना जताई गई है। साथ ही कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि दिल्ली में कोहरे से कुछ हद तक राहत जरूर मिली है, लेकिन तेज ठंडी हवाओं और शीतलहर के कारण ठिठुरन लगातार बनी हुई है। आने वाले दिनों में राजधानी में फिर से घने कोहरे की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 4 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव के चलते दिल्ली में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और बेघर व जरूरतमंद लोग रैन बसेरों का सहारा लेने को मजबूर हैं। जामा मस्जिद और लोधी रोड स्थित रैन बसेरों में ठंड से बचने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। यह हालात राजधानी में सर्दी की गंभीरता और ठंड से निपटने की चुनौतियों को साफ तौर पर उजागर करते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर दबंगों द्वारा किए गए हंगामे से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आरोप है कि कुछ दबंग तत्व कार में सवार होकर हॉस्टल के बाहर पहुंचे और वहां खड़ी गाड़ियों में डंडों से तोड़फोड़ की। इस दौरान उन्होंने जमकर गाली गलौज भी की, जिससे हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं भयभीत हो गईं। अचानक हुई इस घटना से छात्राओं में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। यह घटना छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है
और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग को और तेज कर रही है। उधर हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित गढ़ टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों की मनमानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि टोल कर्मियों ने एक खाली वाहन को ओवरलोड बताकर उस पर अतिरिक्त टोल टैक्स वसूल किया। जब वाहन चालक को इस गड़बड़ी का पता चला तो उसने टोल कर्मचारियों की इस कथित लापरवाही और गलत वसूली का खुलासा किया और उसके बाद चालक ने टोल प्लाजा पर विरोध करते हुए जमकर हंगामा भी किया, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो भी सामने आने की चर्चा है, जिसके बाद टोल प्लाजा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने न्यू आगरा परियोजना के विकास को गति देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। प्रस्तावित शहर के मास्टर प्लान की तकनीकी जांच और सुझावों के लिए इसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यानी SPA दिल्ली भेजा गया है। प्राधिकरण ने 1 महीने के अंदर सुझावों के साथ रिपोर्ट मांगी है ताकि प्राप्त सुझावों को शामिल कर मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके बाद बोर्ड और प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने पर परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा। न्यू आगरा के दूसरे चरण में आगरा जिले के 58 गाँव को अधिसूचित किया गया है, जहाँ लगभग 12,200 हेक्टेयर भूमि पर एक आधुनिक अर्बन सेंटर विकसित किया जाएगा। इस शहर को करीब 14.6 लाख की आबादी के हिसाब से तैयार किया जाएगा। यहाँ पर्यटन, उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है, जिससे लगभग 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस परियोजना में हरित क्षेत्रों और पर्यटन विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही प्रदूषण रहित उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यू आगरा को चंडीगढ़ मॉडल से प्रेरित एक सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की योजना है। कुल क्षेत्रफल में से 2,501 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग के लिए रखी गई है, जो पूरे विकास क्षेत्र का लगभग 27.7% हिस्सा होगा। उधर नोएडा प्राधिकरण की 221वीं बोर्ड बैठक में यूनिफाइड पॉलिसी में अहम संशोधनों को मंजूरी दी गई है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नए फैसलों के तहत 800 वर्ग मीटर तक एक छोटे भूखंडों और दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब ऐसे छोटे भूखंडों और दुकानों के लिए आयकर रिटर्न, पूंजी विवरण और लेन देन से जुड़ी शर्तें समाप्त कर दी गई हैं, जिससे ज़्यादा लोग बिना जटिल औपचारिकताओं के आवेदन कर सकें। इसके अलावा परिवार से विरासत में मिली संपत्तियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दादा दादी या नाना नानी से प्राप्त संपत्तियों पर अब ट्रांसफर शुल्क नहीं लगेगा, जबकि पहले इसके लिए संपत्ति मूल्य का 10% शुल्क देना पड़ता था। ये नियम अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण तीनों क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू होगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि जल्द ही दुकानों और छोटे भूखंडों की नई योजना लाई जाएगी, जिससे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। वहीं GPA के माध्यम से बिके फ्लैटों की लीज डीड से जुड़े मामलों के समाधान के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये समिति एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड के 729 फ्लैटों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेगी। तो इन फैसलों के रियल स्टेट सेक्टर और आम नागरिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इन्हें माना जा रहा है। उधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली समूह की फंसी हुई परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबे समय से इंतजार कर रहे घर खरीदारों को जल्द से जल्द उनका आशियाना मिले। इस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। कोर्ट ने प्राधिकरण, कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर R वेंकट रमणी और निर्माण एजेंसी NBCC के बीच संयुक्त बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आपसी समन्वय से अटकी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सके। बताया गया है कि परियोजनाओं में पूरे क्लियरेंस और ज़रूरी NOC की कमी के कारण OC और CC जारी करने में दिक्कत आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बाधाओं को दूर करने पर जोर देते हुए कहा कि खरीदारों को और इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। इसके लिए ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी पुराने क्लियरेंस, अनुमति पत्र और संबंधित प्रमाण पत्र पेश करें, ताकि प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह पर किसी प्रकार के श्रम उपकर के बकाया होने की भी जांच करने को कहा है। ये फैसला हजारों घर खरीदारों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है, जो वर्षों से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।